एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब मित्रा पे। यह वीडियो सभी टेट एग्ज़ाम के लिए आपका क्या है एप्लीकेबल है। अभी इस वीडियो का मूल पर्पस आपका क्या है सी टेट एंड यूपी टेट को लेकर के है। जो अभी आपका कहने कि नवंबर में यूपी टेट एंड दिसंबर में सी टेट एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसको लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यह सीडीपी का 7वां चैप्टर है। यह सीडीपी का 7वां चैप्टर है जिसमें हम लोग बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि के बारे में बात करेंगे। बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बार बता दें कि सीडीपी के और भी 6 चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं प्रॉपर वे में। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ प्रॉपर वे में मिलता रहे। तो चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। देखेंगे सबसे पहले कि बुद्धि क्या है। बुद्धि आपका एक जटिल आपका क्या है पॉइंट है जिसके ऊपर क्या है कई ढेर सारे वैज्ञानिकों ने अपना क्या है परिभाषाएं दिया। कह रहा है प्रायः उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है जो जीवन की सामान्य स्थितियों को सामना करने में सफल होते हैं। जो जीवन की आपका क्या है स्थितियों का सामना करने में सफल हो उसे बुद्धिमान कहा जाता है। बुद्धि में ऐसी कौन सी चीज़ है? मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीकों से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप बुद्धि को कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। एक वैज्ञानिक हैं जिनको हम लोग वेल्स के नाम से जानते हैं। वेल्स के अनुसार बुद्धि के बारे में बता रहा है, बुद्धि वस्तुतः वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार के ढंगों को एक प्रकार से संयोजित करती है। हम नवीन परिस्थितियों में अच्छी तरह कार्य कर लेते हैं। उन्होंने बताया बुद्धि वस्तुतः वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार के ढंगों को इस प्रकार से संयोजित करती है कि हम नवीन परिस्थितियों में अच्छी तरह कार्य कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं टर्मेन बोलते हैं व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। अमूर्त का मतलब होता है आभासी, यानी कि हम पटना में बैठे हैं और दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली के सड़कों के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या है बता रहे हैं। वो क्या है अमूर्त चीज़ें। जो किसी चीज़ों को देख करके हम चिंतन करते हैं उसको मूर्त बोलते हैं, और क्या है जो हम बिना देखे हुए जिसका चिंतन कर रहे हैं वो अमूर्त चिंतन कहलाता है। अब देखेंगे वेसलर एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। ओके, तो ये क्या है वेसलर ने बताया। इसके बाद आते हैं विनय के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ओके, फिर आते हैं गाल्टन, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की प्रक्रिया है, उन्होंने बताया। फिर क्रूज, बुद्धि नई और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अच्छी प्रकार समायोजन की योग्यता है। उसके बाद है इबिंगहॉस, सीखने की क्षमता अथवा पूर्व अनुभव से लाभान्वित होने की क्षमता ही बुद्धि है। सीखने की क्षमता अथवा पूर्व अनुभव से लाभान्वित होने की क्षमता ही क्या है बुद्धि है। उसके बाद बुद्धि के प्रवृत्ति के बारे में हम बात करेंगे। कह रहा है कि बुद्धि की परिभाषाओं के अध्ययन एवं उस पर हुए अनेक अनुसंधानों के आधार पर बुद्धि की प्रवृत्ति के विषय में अनेक मत एवं विचार प्रचलित हैं, किंतु यहाँ पर उन्हीं बातों का उल्लेख करेंगे जिसके संबंध में अधिकांश मनोवैज्ञानिकों में सहमति है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। कह रहा है जो व्यक्ति जितना ही अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक क्रियाएं करता है उसे उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। निरर्थक तथा उद्देश्यहीन क्रियाएं करने वाले व्यक्ति को कम बुद्धि का समझा जाता है। अतः बुद्धि का स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि इसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। कह रहा है व्यक्ति जितना उद्देश्यपूर्ण तथा सार्थक क्रियाएं करता है उसे हम क्या है उतना ही बुद्धिमान कहते हैं। निरर्थक एवं
उद्देश्यहीन क्रियाएं करने वाले व्यक्ति को कम बुद्धिमान समझा जाता है। अतः बुद्धि का स्वरूप ऐसा होता है कि जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। अब देखेंगे यहाँ से दूसरा कह रहा है, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति अथवा योग्यता है। इस संबंध में जितने अनुसंधान हुए हैं उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि मुख्यतः वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है, किंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि बुद्धि का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की परस्पर क्रियाओं पर आधारित है तथा अतः इसके विकास में दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या कह रहा है, जो बुद्धि है वह आपका क्या है, हम देखेंगे दोनों के आधार पे कार्य करता है। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि केवल ये वंशानुक्रम यानी कि माता पिता पे निर्भर नहीं करता, बल्कि बच्चों के अपने भी आधार पे यह क्या है, वातावरण के अनुसार से कार्य करता है। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होती है। बुद्धि जो है वह क्या होता है, इसका मतलब यह है कि बुद्धि में किसी एक प्रकार की क्षमता नहीं होती, इसमें कई एक प्रकार की क्षमताएं होती है। इन क्षमताओं का पूर्ण योग ही बुद्धि कहलाता है। ठीक है। बुद्धि के सहारे समस्या का समाधान, बुद्धि के सहारे समस्या का समाधान किया जा सकता है, ये बातें भी सही है। हम देखेंगे बुद्धि के सहारे क्या है, बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लेता है। इतना नहीं, किसी समस्या के समाधान में गत अनुभूतियों का लाभ इस बुद्धि के कारण ही उठा पाता है। ओके। बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन, बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन में मदद मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसके सोचने एवं चिंतन करने का तरीका विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण एवं युक्तिसंगत होता है। ठीक है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि बुद्धि का स्वरूप कुछ ऐसा होता है जिसे किसी एक कारक या क्षमता के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताएं होती हैं। बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन आता है और इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उसके सोचने एवं चिंतन करने का तरीका विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण एवं युक्तिसंगत होता है। ठीक है। बुद्धि के कुछ भिन्न भिन्न सिद्धांत हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कह रहा है कारकीय सिद्धांत सबसे पहला। इस श्रेणी में उस मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को रखा गया है जिन्होंने बुद्धि के संगठन की व्याख्या कुछ कारकों के रूप में की है। प्रायः इन कारकों को विशेष सांख्यिकी विधि, जिसे कारक विश्लेषण कहा जाता है, के आधार पर ज्ञात किया जाता है। इस श्रेणी में आने वाले कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इस सिद्धांत को हम देखेंगे। कह रहा है पहला है बीने का सिद्धांत। पहला है बीने का एक तत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत और थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद आते हैं थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत। थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत आता है। थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत, थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत, वर्नन का क्रमिक महत्व सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि की संरचना का प्रतिमान। ये अलग अलग आपका क्या है, हम देखेंगे यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक आता है। तो सबसे पहला बीने का एक तत्व सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में केवल एक बौद्धिक क्षमता सम्मिलित होती है जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं में विद्यमान होती है। जिस व्यक्ति में शक्ति होती है वह पूर्व की ओर भी वैसे ही चलता है जैसे पश्चिम की ओर। कह रहा है कि बीने के अनुसार से बुद्धि केवल एक बौद्धिक क्षमताओं में सम्मिलित होती है, यानी कि उदाहरण स्वरूप यहाँ दे रहा है कि जैसे व्यक्ति क्या है पूर्व की ओर चलेगा वैसे ही व्यक्ति पश्चिम की ओर भी चलेगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति में बुद्धि का भंडार है तो उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रयुक्त कर सकता है और सभी क्षेत्रों में एक जैसी सफलता प्राप्त कर सकता है, परंतु जीवन की वास्तविक स्थिति में ऐसा नहीं देखा जाता। इस सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत धारणा ठीक नहीं बैठती। हम देखते हैं कि गणित में योग्य विद्यार्थी जो है वह गंभीर रुचि एवं परिश्रम के बावजूद भी समाज शास्त्र में योग अनुसार वो आपका क्या है नहीं बन पाता।
इससे हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बुद्धि में कोई एक अकेला तत्व नहीं होता, अतः एक कारक सिद्धांत मान्य नहीं है। लेकिन ये बहुत ही उपयोगी है कि एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था, ये प्रश्न बार बार आया हुआ है। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो बीने ने दिया था। ठीक है। इसके बाद आता है स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत। स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत। ओके। स्पीयरमैन द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि यह सिद्धांत बुद्धि में दो तत्वों का मिश्रण बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में सामान्य तत्व यानी कि जी फैक्टर तथा विशिष्ट तत्व यानी कि एस फैक्टर होते हैं। एक मनुष्य में केवल एक सामान्य तत्व तथा अनेक विशिष्ट तत्व होते हैं और सभी विशिष्ट तत्व सामान्य तत्व से संबंधित तथा प्रभावित होते हैं। सामान्य तत्व तथा किसी एक विशिष्ट तत्व में जितना उच्च सहसंबंध होगा, व्यक्ति उस विशिष्ट तत्व के क्षेत्र में उतनी ही अधिक प्रगति कर सकेगा। ऐसा इन्होंने स्पीयरमैन ने बताया। 1911 में अपने उक्त सिद्धांत को सुधारते हुए यह स्वीकार किया कि बुद्धि में दो तत्वों के स्थान पर तीन तत्व होते हैं। यह स्पीयरमैन का त्रितत्व सिद्धांत कहलाता है। यह स्पीयरमैन का क्या कहलाता है, त्रितत्व सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है बहुतत्व सिद्धांत। क्या आया, बहुतत्व सिद्धांत। कह रहा है कि बहुतत्व सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। बहुतत्व सिद्धांत के अनुसार हम देखेंगे कि बुद्धि में कई ढेर सारे तत्व हैं, बुद्धि कई ढेर सारे में योग्यताएं में निहित होती हैं और वो कार्यों को संपादित करने के लायक होते हैं। इस प्रकार एक कारक एवं बहुकारक सिद्धांत अतिवादी सिद्धांत है, जिस पर यह निश्चित नहीं है कि बुद्धि की अच्छी मात्रा तत्व द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हो सकती है। उसी प्रकार यह भी निश्चित नहीं है कि विशिष्ट योग्यताओं से मनुष्य विशिष्ट क्षेत्रों में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है और शेष क्षेत्रों में पूर्ण रूप से असफल रहता है। गार्डनर मर्फी के विचारानुसार एक क्षेत्र की प्रतिभा का दूसरे क्षेत्र की प्रतिभा के साथ निश्चित सकारात्मक संबंध होता है। गार्डनर मर्फी ने बताया एक क्षेत्र की प्रतिभा का दूसरे क्षेत्र की प्रतिभा के साथ निश्चित सकारात्मक संबंध होता है। इससे हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी कार्यों में एक उभयनिष्ठ अवश्य होना चाहिए। यहाँ पे मुख्य बिंदु गार्डनर मर्फी का पॉइंट याद रखना जरूरी है। ओके। इसके बाद हम देखेंगे थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत। जो तत्व सभी प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें ग्रुप तत्व की संज्ञा दी गई है। उन्हें क्या दिया गया, ग्रुप तत्व की संज्ञा दी गई है। इस सिद्धांत के समर्थकों में थर्स्टन का नाम प्रमुख है। ठीक है। प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो उन क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक तथा एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करता है और उन्हें अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग करता है। मानसिक क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं। उन्होंने ऐसे तत्वों का उल्लेख किया जो इस प्रकार है। शाब्दिक अर्थ क्षमता। शब्दों और वाक्यों के अर्थ समझने की क्षमता को शाब्दिक अर्थ क्षमता कहा गया है। शब्द प्रवाह क्षमता। दिए हुए शब्दों से असंबंधित या अलग शब्दों के रचने की क्षमता को शब्द प्रवाह क्षमता कहा जाता है। स्थानिक क्षमता। किसी दिए हुए स्थान में काल्पनिक रूप से वस्तुओं की परिचालन करने की क्षमता को स्थानिक क्षमता कहा गया है। आंकिक क्षमता। परिशुद्धता तथा तीव्रता के साथ आंकिक परिकलन करने की क्षमता को आंकिक क्षमता कहा गया है। तर्क क्षमता।
क्या चीज़? तर्क क्षमता। वाक्यों के समूह या अक्षरों के समूह में छपे नियम की खोज करने की क्षमता तर्क क्षमता कहा गया है। स्मृति क्षमता। किसी पाठ, विषय या घटना को जल्द से जल्द याद करने की क्षमता को स्मृति क्षमता कहा गया है। थॉमसन के, इसके बाद आता है थॉमसन के प्रतिदर्श सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। इस सिद्धांत के प्रवर्तक थॉमसन हैं। उनका कहना है कि मनुष्य में अनेक योग्यताएं होती है, किंतु जब मनुष्य किसी कार्य को संपादित करता है तो उस कार्य के संपादन के लिए सभी योग्यताओं में से थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श लेकर उस कार्य विशेष के लिए एक नवीन योग्यता बना लेता है। कार्य संपादित होने के बाद नवीन संगठन विच्छेदित हो जाता है तथा इस तथ्य को ऐसे भी स्पष्ट कर सकते हैं कि मानसिक योग्यताओं के विशाल समूह में से आवश्यकता अनुसार आदर्श लेकर प्रस्तुत कार्य को संपादित करने के लिए उन प्रतिदर्शों के आधार पर मानसिक योग्यताओं का एक संगठन तैयार कर व्यक्ति उस कार्य को संपादित करता है। इस नवीन संगठन में उन्हीं मानसिक योग्यताओं से प्रतिदर्श लिए जाते हैं जिनके मध्य पर्याप्त सहसंबंध होता है। ठीक है। विभिन्न मानसिक योग्यताओं के परीक्षणों के फलांकों में पाया जाने वाला धनात्मक सहसंबंध विभिन्न आदर्शों के सभी स्वतंत्र कारकों के प्रतिनिधित्व मिश्रण से प्राप्त होता है। एक समान अनुभव है कि जटिल परीक्षणों में सरल परीक्षणों की अपेक्षा अधिक सहसंबंध पाया जाता है, जिसकी व्याख्या थॉमसन के सिद्धांत के आधार पर आसानी से की जा सकती है। थॉमसन के सिद्धांत के अंतर्गत अंक प्राप्त करने का एक ठोस आधार होता है, जिसके कारण व्यक्तियों की विभिन्न योग्यताओं का मापन सरलता से किया जा सकता है। साथ ही थॉमसन स्पीयरमैन के सामान्य तत्व जी की एक छत्र सत्ता को स्वीकार नहीं करता, परंतु समूह कारक से वह सहमत है, जो स्पीयरमैन की विशिष्ट कारक की तरह संकुचित नहीं है और न ही सामान्य कारक जी की तरह विस्तृत। ओके। इसके बाद हम लोग वर्णन का क्रमिक महत्व सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। वर्णन का क्रमिक महत्व सिद्धांत देखेंगे। बर्ट, वर्नन, हमफेज तथा कैटेल आदि मनोवैज्ञानिकों ने स्पीयरमैन की जी कारक सिद्धांत के तत्वों, थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत के तत्वों तथा बहुकारक सिद्धांतों के तत्वों को एक साथ मिलाकर बुद्धि का एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे पदानुक्रमिक सिद्धांत की संज्ञा दी गई है। पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि की तुलना एक पिरामिड से की गई है, जिसमें बुद्धि के भिन्न भिन्न तत्वों या कारकों को एक पदानुक्रम के रूप में व्यक्त किया गया है। पिरामिड के सबसे ऊपरी भाग में यानी पदानुक्रम के सबसे ऊपरी स्तर पर स्पीयरमैन के जी कारक को रखा गया, जिसकी जरूरत सभी तरह के बौद्धिक मानसिक कार्य करने में होती है। पदानुक्रमों के दूसरे स्तर पर थर्स्टन के समूह कारक के समान दो विस्तृत समूह कारक होते हैं, एक शाब्दिक शैक्षिक कारक तथा दूसरा व्यावहारिक यांत्रिक कारक। फिर इसे दो प्रमुख समूह कारकों में बांटा गया है, जो गिलफोर्ड के बहु कारक के समान है। जैसे शाब्दिक शैक्षिक कारक को शाब्दिक कारक संख्या कारक में बांटा गया, उसी तरह व्यावहारिक यांत्रिक को यांत्रिक कारक, दैच्छिक कारक, म्यूनल कारक आदि में बांटा गया है। आगे विश्लेषण करके इन कारकों को भी छोटे छोटे उपकारकों में बांटा जा सकता है। पदानुक्रम सिद्धांत के निम्नतम स्तर पर स्पीयरमैन का एस कारक होता है, जिसके द्वारा एक ऐसी क्षमता का बोध होता है जिसकी जरूरत सिर्फ एक विशेष मानसिक कार्य में होती है। ठीक है। बुद्धि के पदानुक्रम सिद्धांत में बुद्धि का एक ऐसा पदानुक्रम मॉडल के रूप में व्यक्त किया गया है जिसका आकार एक वंश वृक्ष के समान होता है, जहां जी कारक सबसे ऊपरी सतह पर तथा एस कारक सबसे निचली सतह पर तथा अन्य संकीर्ण समूह कारकों को इन दोनों के बीच में रखा गया है। गिलफोर्ड का बुद्धि की संरचना का प्रतिमान। इस प्रतिमान के प्रतिपादक गिलफोर्ड है, जिसके अनुसंधानों का मुख्य उद्देश्य यह था कि मानव की बुद्धि की संरचना कारक के विभिन्न घटकों की खोज की जाए।
इस खोज में उन्होंने बहुकारक सिद्धांत को मानने वाले अन्य मनोवैज्ञानिकों की तरह ही कारक विश्लेषण की तकनीकों का प्रयोग किया। कारक विश्लेषण के आधार पर गिलफोर्ड ने अनेक प्रकार के कारकों का अन्वेषण किया तथा समस्त कारकों का निम्नलिखित 3 आधारों पर वर्गीकरण किया। वर्गीकरण का पहला आधार यह है कि मूलभूत प्रक्रियाएं जो बौद्धिक कार्यों में प्रयुक्त की जाती है, इस आधार पर 5 प्रकार की बौद्धिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया गया। दूसरे शब्दों में इसके अंतर्गत बौद्धिक योग्यताओं के 5 प्रमुख समूह रखे गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, संज्ञान। इसका तात्पर्य है खोज, पुनः खोज या पहचान की क्षमता। दूसरा, स्मृति। अब देखिए, स्मृति इसका तात्पर्य है जो कुछ भी संज्ञान में आया है उसे धारण करना। नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन कहता है, अभिसारी चिंतन में व्यक्ति समस्या के एक ऐसे समाधान या उत्तर पर पहुंचता है जो परंपरा तथा एवं प्रचलन के अनुसार सर्वोत्तम या सही समझा जाता है। ठीक है, लेकिन वही हम यदि इसके बाद आता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के बारे में यदि हम बात करें यहाँ पे, तो अपसारी चिंतन में ऐसा नहीं है। अपसारी चिंतन क्या कहता है, प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक दिशाओं में अनेक मार्गों से विभिन्नता के साथ समस्या का समाधान निकालता है। यह समाधान अद्वितीय, मौलिक तथा नया होता है, जिसे अन्य लोग सही मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है मूल्यांकन। कह रहा है इस बौद्धिक प्रक्रिया में व्यक्ति जो कुछ वह जानता है, जो कुछ उसकी स्मृति में है और जो कुछ वह रचनात्मक चिंतन में निर्मित करता है, उसके प्रतिफलों की अच्छाई, सत्यता, उपयुक्तता या पर्याप्तता के विषय में निर्णय लेता है। ठीक है, इसके बाद आता है कारकों के वर्गीकरण का दूसरा आधार वे विषय वस्तुएं हैं जिनसे बौद्धिक क्रियाएं संबंधित हैं। गिलफोर्ड ने इस वर्गीकरण में 4 प्रकार की विषय वस्तुओं का उल्लेख किया है जो निम्न प्रकार से। पहला, आकृत्यात्मक। बौद्धिक वस्तुओं के इस वर्गीकरण में वे सामग्रियां आती है जो मूर्त होती है तथा जिनका प्रत्यक्षीकरण हम अपनी इंद्रियों की सहायता से कर सकते हैं। ये विषय वस्तु अपने अलावा किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करती। दृश्य वस्तुओं में आकृति, आकार, रंग, स्थान आदि विशेषताएं होती है। इसी प्रकार सुनाई देने वाली, स्पर्श द्वारा अनुभव की जाने वाली वस्तुएं तथा अन्य इंद्रियग्राही वस्तुएं भी इस वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। ठीक है, आकृत्यात्मक समझ गए। इसके बाद है प्रतीकात्मक। अक्षर तथा अन्य परंपरागत प्रणालीबद्ध संकेत चिन्हों जैसे वर्णमाला, अंक आदि इस वर्ग में आते हैं। शब्दार्थ विषयक क्या कर रहा है, इसके अंतर्गत वे सभी विषय वस्तुएं आते हैं जो शाब्दिक अर्थ या विचारों से संबंधित हैं। नेक्स्ट है व्यवहारात्मक। इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहारों या परस्पर क्रियाओं द्वारा निर्मित सामाजिक व्यवहार आदि आते हैं। कारकों के वर्गीकरण का तीसरा आधार उत्पाद है। इसके अनुसार जब कोई मानसिक क्रिया किसी एक विषय वस्तु के साथ संपन्न होती है तो उसके परिणाम 6 प्रकार के बौद्धिक उत्पाद प्राप्त होते हैं। गिलफोर्ड ने 3 आधारभूत आयामों संक्रिया, विषय वस्तु तथा उत्पाद को विशिष्ट तत्वों में विभाजित किया। उन्होंने अपने बुद्धि प्रतिमान में संक्रिया को उसके 5 विशिष्ट तत्वों, विषय वस्तु तथा उत्पाद को 6 विशिष्ट तत्वों में बांटने का प्रयास किया। फिर इन विशिष्ट तत्वों या कारकों को अंतः क्रिया के माध्यम से बुद्धि में 5 × 5 × 6 बराबर 150 तत्वों या कारकों की उपस्थिति का संकेत दिया है। ठीक है, फिर है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत लगभग 1960 तक बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या कारक सिद्धांतों द्वारा प्रभावित रही, परंतु बाद के वर्षों में जब संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर अधिक बल दिया जाने लगा तो बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या नए नए सिद्धांतों द्वारा अधिक की जाने लगी। इस सिद्धांत को प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह है कि
इसके द्वारा बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या उनके विभिन्न कारकों के रूप में न करके उन बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में की गई है जिसे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने में या सोच विचार करने में लगता है। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में अनेक मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को रखा गया, जिसमें पियाजे, ब्रूनर, स्टैनबर्ग, लियोनी, जेनसन आदि के सिद्धांत आपका क्या है, प्रमुख है। यहाँ पर पियाजे तथा स्टैनबर्ग के सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत शिक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात समझिए, पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो में पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग का सिद्धांत को पढ़ा है। पियाजे का सिद्धांत यहाँ पर देखेंगे क्या है एक बार फिर से। पियाजे के अनुसार से बुद्धि एक प्रकार की अनुकूली प्रक्रिया है। क्या है? अनुकूली प्रक्रिया है, जिसमें जैविक परिपक्वता तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती है, जिसके अनुसार जैसे जैसे बच्चे में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता जाता है वैसे वैसे उनका बौद्धिक विकास भी होता जाता है। पियाजे के विचार में बुद्धि एक ऐसी अनुकूली प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता का पारस्परिक प्रभाव तथा वातावरण के साथ की गई अंतःक्रियाएं दोनों ही सम्मिलित होते हैं। उसके अनुसार बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे प्रकृति के नियम को समझना, व्याकरण के नियम को समझाना तथा गणितीय नियम को समझना आदि के विकास पर निर्भर करता है। ये है किसका सिद्धांत? पियाजे का सिद्धांत है। और पियाजे का सिद्धांत सीटेट के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे काफ़ी ध्यान से देखें रखें। स्टैनबर्ग का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टैनबर्ग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में किया है। क्या है? बियॉन्ड आईक्यू में किया है। इसे एक महत्वपूर्ण सूचना संसाधन सिद्धांत भी माना जाता है। स्टैनबर्ग के अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशल या घटक में बटी हुई होती है। प्रत्येक घटक के आधार पर व्यक्ति को कुछ विशेष सूचनाएं मिलती है जिनको वह संसाधित करता है, अर्थात जिसके गुण अवगुण की परख करता है, उसके आधार पर विवेचना करता है और समस्या का समाधान करता है। स्टैनबर्ग के इस सिद्धांत में निम्नांकित चरणों के आलोक में व्यक्ति किसी सूचना को संसाधित करता है। कूट संकेतन कह रहा है, इस चरण में बालक अपने मस्तिष्क में संगत प्राप्त सूचनाओं की पहचान करता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कूट संकेतन। इस चरण में बालक अपने मस्तिष्क में संगत प्राप्त सूचनाओं की पहचान करता है। अनुमान, इस चरण में बालक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कुछ अनुमान लगाता है। व्यवस्था, इस चरण में गत परिस्थिति तथा वर्तमान परिस्थिति के बीच प्राणी संबंध जोड़ता है। उपयोग, इस चरण में व्यक्ति अनुमानित संबंध का वास्तविक उपयोग करता है। अनुक्रिया, इस अंतिम चरण में व्यक्ति समस्या का संभावित सबसे उत्तम समाधान ढूंढता है। इसके बाद है बुद्धि का मापन। बुद्धि परीक्षण से हम व्यक्ति की बुद्धि के संबंध में जान सकते हैं। बुद्धि को मापने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण करके देख लेंगे कि बुद्धि का जो वर्गीकरण है वो क्या है। बुद्धि परीक्षण से कह रहा है कि हमारा तात्पर्य उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक स्तर एवं उसमें निहित विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं की ओर संकेत देता है। इन परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति के समक्ष विभिन्न कार्यों को प्रस्तुत किया जाता है तथा यह अपेक्षा की जाती है कि इनके द्वारा बौद्धिक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान संदर्भ में उपलब्ध बुद्धि परीक्षणों का श्रेणी विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्या है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण? इन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। इनमें शब्दों, मौखिक या लिखित रूप में के आदेश दिए जाते हैं तथा व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए भाषा का प्रयोग की आज्ञा होती है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को निम्नांकित भागों में बांटा जाता है। शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या है?
इस तरह के परीक्षण में लिखित शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग होता है। इसमें लिखित शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग होता है तथा साथ ही साथ इसका स्वरूप कुछ ऐसा होता है, इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जिसका निर्माण फ्रेंच मनोवैज्ञानिक बिने द्वारा आपका क्या है, साइमन, दो व्यक्तियों द्वारा किया गया था। शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण ही था। फ्रेंच मनोवैज्ञानिक बिने तथा साइमन, दो व्यक्तियों द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट आता है शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण में शब्द, वाक्य, संख्या आदि का प्रयोग एकांश, आइटम तथा निर्देश में होता है तथा इसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जा सकती है। भारत में कई मनोवैज्ञानिकों ने शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है, जिसमें MC जोशी का मानसिक योग्यता परीक्षण प्रयोग, मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, RK टंडन का सामूहिक योग्यता परीक्षण, RK ओझा तथा राय चौधरी का वाचिक बुद्धि परीक्षण, SM मुहासन का सामान्य बुद्धि परीक्षण तथा राम नरेश सिंह का वर्नाट सामान्य बुद्धि परीक्षण आदि प्रमुख है। ठीक है। इसके बाद आता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में ऐसी क्रियाएं होती है जिसमें भाषा का प्रयोग आवश्यक नहीं होता। आदेश भले ही भाषा द्वारा दिया जाए परंतु परीक्षा सामग्री तथा अनुक्रिया में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। फ्रीमेन का रिवेंस प्रोग्रेसिव मेटिसेज अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उत्तम उदाहरण है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में परीक्षा का परीक्षा सामग्री ठोस वस्तुओं पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति को जो कुछ भी करना होता है उसे परीक्षक द्वारा संकेतों या इशारों में समझा जाता है। व्यक्ति की अनुक्रिया उसके कार्य पर निर्भर करती है। प्रायः ये परीक्षाएं व्यक्तिगत परीक्षाएं पर होती हैं, जैसे कि डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि उन्हें ग्रुप परीक्षा के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें परीक्षा का व्यक्तित्व रूप से निरीक्षण करना होता है और उसे आवश्यक निर्देश देना होता है। मनोवैज्ञानिकों ने कई तरह के क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है, जिसमें से निम्नलिखित 3 हैं। कोह ब्लॉक डिजाइन, दूसरा पास अलोंग परीक्षण, गहन रचना परीक्षण। इसके बाद हम बात करेंगे अभाषाई बुद्धि परीक्षण। अभाषाई बुद्धि परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसमें भाषा का प्रयोग ना तो एकांश ना तो निर्देश में ही होता है। प्रायः इस तरह के परीक्षण में निर्देश हाव भाव निर्देशन तथा चित्ताभिनय द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ इस तरह के परीक्षण में परीक्षार्थी को वस्तुओं का वास्तविक जोड़ तोड़ नहीं करना होता है। उदाहरण कैटल संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण। गुड एनफ ड्रॉ ए मैन परीक्षण तथा कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद आता है सृजनात्मकता। क्या है? सृजनात्मकता के बारे में दे रहा है। इसका तात्पर्य नवीन एवं मौलिक व्यवहारों से है। इसमें उपयुक्त एवं उत्पादक परिणाम उत्पन्न होता है। सृजनात्मकता एक मानसिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा बालक अपूर्व या अनूठी या नवीन चीज़ों का निर्माण करता है। सृजनात्मकता को अभिव्यक्ति कभी नए सिद्धांत या उत्पाद तो कभी कला या विचार के रूप में होती है। सृजनात्मक चिंतन कहे या रचनात्मक चिंतन या फिर अपसारी चिंतन, तीनों ही एक है। शिक्षकों को चाहिए कि बालकों में सृजनात्मक चिंतन को उन्नत बनाएं। इसके लिए उन्हें कुछ उपाय व विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अपरावादी अध्यापन विधि, अभिव्यक्ति विधि, निबंध प्रतियोगिता, बाल विवाद विधि का प्रयोग करना चाहिए। ओके, तो ये था आपका यहाँ पर बुद्धि। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि आपका क्या है, संपन्न हुआ। आप इसको प्रॉपर वे में इसको कंप्लीट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो उसे कमेंट में करें ताकि हम उसे क्लियर कर पाएँ आपको। जो भी हमारे तरफ से मदद की ज़रूरत हो वो आप कमेंट में ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।